Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है और उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती हैं, रूपांतरण समीकरण होती हैं, वो किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। साथ ही हमने उसकी सहायता से वेग रूपांतरण समीकरण भी प्राप्त किए थे और त्वरण रूपांतरण समीकरण भी प्राप्त किए थे। आज हम बल रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे कि बल रूपांतरण किस तरह एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में होता है। तो जो समीकरण आपकी 14th थी कि ए डैश वेक्टर ए डैश इजकल टू वेक्टर ए माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ये जो समीकरण थी त्वरण रूपांतरण की, इस समीकरण को दोनों तरफ यदि स्मॉल m से गुणा कर दिया जाए तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वह एम ए डैश वेक्टर इजकल टू एम ए वेक्टर माइनस ट्वाइस एम वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर, या वेक्टर एफ डैश इजकल टू वेक्टर एफ माइनस वेक्टर एफ कोरियोलिस माइनस एफ सेंट्रीफ्यूगल, जहाँ एफ कोरियोलिस इजकल टू माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी डैश तथा एफ सेंट्रीफ्यूगल इजकल टू माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर दोनों ही आभासी सूडो बल हैं जो एस डैश की एस के सापेक्ष घूर्णन गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। ये वास्तव में बल होते नहीं हैं, लेकिन निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। यदि ओमेगा व वी डैश के मध्य कोण थीटा हो तो कोरियोलिस बल एफ सी इजकल टू माइनस ट्वाइस एम ओमेगा वी डैश साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, जहाँ यूनिट वेक्टर एन वेक्टर ओमेगा व वी डैश के तल के लंबवत एकांक सदिश है। अतः एफ सी मैक्सिमम इजकल टू ट्वाइस एम ओमेगा वी डैश यूनिट वेक्टर एन तथा थीटा इजकल टू 0 के लिए एफ सी मिनिमम इजकल टू 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कण पर कार्यरत बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के योग के बराबर लिया जाए तो अद्वितीय घूर्णी निर्देश तंत्रों में भी पिंड की गति न्यूटन के नियमानुसार ही होगी। अब हम आभासी या छद्म बल स्यूडो फोर्सेस पर बात करते हैं कि आभासी या छद्म बल स्यूडो फोर्स होते क्या हैं। निर्देश, जैसा कि हमने बात की थी कि कोरियोलिस बल निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण कण पर जो कोरियोलिस बल और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, ये दोनों ही बल वास्तव में कार्य नहीं करते, लेकिन केवल निर्देश तंत्र की गति के कारण, निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण ये कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। ये दोनों ही बल आपके सूडो बल या छद्म बल कहलाते हैं। तो निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण किसी कण या पिंड पर लगता हुआ प्रतीत होने वाला बल आभासी बल कहलाता है। मतलब एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि दूसरा निर्देश तंत्र त्वरित गति से चल रहा है तो फिर उसकी त्वरित गति के कारण जो कण पर जो बल लगता हुआ प्रतीत होगा तो आभासी बल कहलाता है। आभासी बल हमेशा निर्देश तंत्र के त्वरण ए के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऐसे निर्देश तंत्र में कण की गति का समीकरण लिखते समय कण पर कार्यरत वास्तविक बल के साथ साथ आभासी बल को भी गणना में लेना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे तंत्रों के लिए न्यूटन का प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं होंगे। अब यदि m द्रव्यमान के किसी कण पर जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में वास्तविक बल Fr वेक्टर Fr तथा इसके कारण कण में त्वरण AR हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से Fr इजकल टू MAR वेक्टर, समीकरण 1। अब यदि कोई निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष A0 वेक्टर A0 त्वरण से गतिशील हो तो S डैश में कण पर लगने वाला बल F
वेक्टर एफ इजकल टू वेक्टर एफ आर प्लस वेक्टर एफ ए, जहाँ वेक्टर एफ ए इजकल टू माइनस एम ए जीरो आभासी बल है, या वेक्टर एफ इजकल टू एम ए आर वेक्टर ए आर माइनस एम वेक्टर ए जीरो, समीकरण 2। उदाहरणार्थ त्वरित गति से ऊपर जाती या नीचे उतरती लिफ्ट में आभासी बल का अनुभव किया जाता है। जब लिफ्ट a0 त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है तो आभासी बल ma0 नीचे की ओर होता है। परिणामतः पिंड का प्रभावी भार या पिंड पर बल F इक्वल टू mg प्लस m0 या F इक्वल टू mg प्लस a0, अर्थात पिंड का प्रभावी त्वरण g प्लस a0 होगा। इसी प्रकार जब लिफ्ट a0 त्वरण से नीचे की ओर उतरती है तो पिंड का प्रभावी भार F mg माइनस m0 होगा, जिससे प्रभावी त्वरण g माइनस a0 होगा। यदि लिफ्ट का केबल टूट जाए तो पिंड का भार mg माइनस mg बराबर 0। यह भारहीनता की अवस्था है। पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण भी पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील कण पर दो आभासी बल कार्य करते हैं, पहला कॉरियोलिस बल व दूसरा अपकेंद्रीय बल। अब हम पृथ्वी के सापेक्ष गति पर विचार करेंगे। तो पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण किसी कण पर दो छद्म बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। अपकेंद्रीय बल जो प्रत्येक कण पर लगता है, कॉरियोलिस बल जो केवल पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील कण पर लगता है। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, माना पृथ्वी तल पर कोई कण P लैम्डा अक्षांश पर स्थित है तो P को मूल बिंदु मानते हुए एक ऐसे निर्देश तंत्र S डैश की कल्पना करते हैं जिसकी X डैश अक्ष पूर्व की ओर, Y डैश अक्ष उत्तर की ओर तथा Z डैश अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो। यह निर्देश तंत्र स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है, जिसकी दिशा पृथ्वी की अक्ष के अनुदेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। घटकों के रूप में ओमेगा को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: वेक्टर ओमेगा इजकल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप, समीकरण 1। अब यदि कण P पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है तो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है तो कण पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल माइनस एम ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर होगा। परिणामतः जी लैम्डा इजकल टू जी जीरो माइनस ओमेगा क्रॉस आर, समीकरण 2, जहाँ जी लैम्डा कण P का प्रभावी त्वरण तथा जी जीरो वास्तविक त्वरण है, तथा O डैश के सापेक्ष P का स्थिति सदिश वेक्टर R को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: वेक्टर R इजकल टू माइनस जे डैश कैप R साइन लैम्डा प्लस के डैश कैप R कॉस लैम्डा, समीकरण 3। यदि पृथ्वी की त्रिज्या R है तो R इजकल टू कैपिटल R कॉस लैम्डा, या वेक्टर R इजकल टू माइनस जे डैश कैप R कॉस लैम्डा साइन लैम्डा प्लस के डैश कैप R कॉस स्क्वायर लैम्डा, समीकरण 4। समीकरण 1 व 4 को समीकरण 2 में यदि प्रतिस्थापित किया जाए तो हमें वेक्टर जी लैम्डा इजकल टू माइनस जी जीरो के डैश कैप माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप क्रॉस ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप क्रॉस माइनस जे डैश कैप आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा प्लस के डैश आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। उपरोक्त को यदि सॉल्व किया जाए तो हमें जी लैम्डा की जो इक्वेशन मिलती है वो जी लैम्डा इजकल टू माइनस के डैश कैप जी जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस जे डैश कैप ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा, समीकरण 5, जिससे जी लैम्डा का यदि परिमाण निकाला जाए तो वह होगा अंडर रूट जी जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा। परंतु ओमेगा 4 अति अल्प है, अतः इसे छोड़ने पर जी लैम्डा इजकल टू जी जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, समीकरण 6। यदि प्रेक्षित त्वरण जी लैम्डा की दिशा
वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो समीकरण 5 से tan थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वेयर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा डिवाइडेड बाई G0 माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर लैम्डा। समीकरण 7 की G0 के सापेक्ष ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर लैम्डा को छोड़ा जा सकता है, ऐसे tan थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वेयर आर साइन लैम्डा ट्वाइस G0। समीकरण 7। अब हम लैम्डा के विभिन्न मानों के लिए जी लैम्डा और tan थीटा पर विचार करेंगे कि किस तरह आपका जो अक्षांश विभिन्न अक्षांशों पर जी लैम्डा किस तरह परिवर्तित होता है, कहाँ पर अधिकतम होता है और कहाँ पर न्यूनतम होता है, साथ ही उसकी दिशा क्या होती है। इसके विषय में हम सबसे पहले कॉस लैम्डा इजकल टू, हम बात करते हैं स्थिति फर्स्ट ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर लैम्डा इजकल टू 90, अतः कॉस लैम्डा इजकल टू 0। परिणामतः समीकरण 6 से जी लैम्डा बराबर G0 तथा 7 से tan थीटा इजकल टू 0 या थीटा इजकल टू 0। अतः ध्रुवों पर जी लैम्डा का मान G0 के बराबर तथा दिशा भी पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। स्थिति सेकंड भूमध्य रेखा पर थीटा इजकल टू 0, इसलिए कॉस लैम्डा इजकल टू 1। भूमध्य रेखा पर लैम्डा इजकल टू 0, भूमध्य रेखा पर लैम्डा इजकल टू 0 नॉट थीटा इजकल टू 0, इसलिए जी लैम्डा का मान, अतः ध्रुवों पर जी लैम्डा का मान G0 के हुए। तो भूमध्य रेखा पर जो लैम्डा है, थीटा नहीं, थीटा की जगह थीटा इजकल टू 0 ना लिखे, लैम्डा इजकल टू 0, जिससे कॉस लैम्डा इजकल टू 1। अतः जी लैम्डा इजकल टू G0 माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर तथा tan थीटा इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 0। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा पर G0 का मान न्यूनतम होता है, लेकिन इसकी दिशा यहाँ भी पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होती है। अब हम स्थिति थर्ड पर विचार करते हैं। लैम्डा इजकल टू 45 पर जी लैम्डा इजकल टू G0 ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर 45 या जी लैम्डा इजकल टू G0 ओमेगा स्क्वेयर आर बाई 2 तथा tan थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वेयर आर ओवर ट्वाइस 20 या थीटा इजकल टू थीटा मैक्सिमम इजकल टू tan इनवर्स ओमेगा स्क्वेयर आर 2G0। उपरोक्त समीकरण थीटा का अधिकतम मान देती है, क्योंकि साइन टू लैम्डा लैम्डा इजकल टू 4 के अधिकतम होता है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। कल हम पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कॉर्योलिस बल के मान की गणना करेंगे और उस बल का दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह नदियों के किनारे का कटाव कॉर्योलिस बल से प्रभावित होता है, किस तरह आपके आगे चक्रवात आपके पैदा होते हैं और चक्रवातों में भी वामावर्त चक्रवात और दक्षिणावर्त चक्रवात किस तरह पैदा होते हैं। साथ ही कल के लेक्चर में हम पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कॉर्योलिस बल का प्रभाव तथा पृथ्वी से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड पर कॉर्योलिस बल के प्रभाव के विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो आज के लेक्चर में आपको बताया गया है, इसकी टेक्स्ट निकाल के, हार्ड कॉपी निकाल के उसे पढ़िए और उसके बाद भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।